गुड मॉर्निंग गाइज। और आज हम देखेंगे 2 दिसंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। और शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो हर्षवंती बिष्ट बन गई हैं। हर्षवंती बिष्ट कौन है बता देते हैं आपको। ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं और इन्हें पर्वतारोहण के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों हेतु अर्जुन पुरस्कार 1981 में दिया जा चुका है। IMF की बात कर लेते हैं। भारतीय पर्वतारोही संघ इसकी फुल फॉर्म होगी, यानी कि इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। IMF एक राष्ट्रीय निकाय है जो हिमालय पर्वत क्षेत्र में पर्वतारोहण और रॉक क्लाइंबिंग जो होती है ऐसे अभियानों का आयोजन और उनका समर्थन करता है। इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें नई दिल्ली में है और वाइस इसके प्रेसिडेंट हैं रीता गोम्बू मारवाहा। इस फाउंडेशन के ऊपर भारतीय डाक ने 1983 में एक टिकट लॉन्च किया था 2 रुपये का 25वें स्थापना दिवस पर, यानी कि इसके 25वें स्थापना दिवस पर 3 नवंबर 1961 को यह फाउंडेशन पंजीकृत हुआ था। IMF का गठन 1957 में चो OU समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो नाओमी कवासे बनी है। तो गाइज, हाल ही में यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं आंद्रे, उन्होंने जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक फिल्म उद्योग के लिए यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता देते हैं जो नाओमी कवासे हैं, इनको 2007 में इनकी फिल्म थी द मॉर्निंग फॉरेस्ट हेतु कांस फिल्म फेस्टिवल 2007 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी मिला था, जबकि 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के जो जूरी थी उसमें उसमें इन्होंने एक सदस्य के रूप में काम किया था और मुख्य कंपटीशन श्रेणी थी कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2013 की, उसमें ये जूरी सदस्य थी। इसी जूरी सदस्य में आपको बता देते हैं भारत से विद्या बालन को चुना गया था, जो कि एक विख्यात अभिनेत्री हैं। देखिए, यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, जो नाओमी कवासे हैं ये 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों की आधिकारिक फिल्म निर्देशक भी हैं। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। कांस्य फिल्म फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिनेमा जगत का ये एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो कि फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 को हुई थी। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे कि जेफ एलार्डिस का नाम है, ये आपको ध्यान रखना। चर्चा में ICC के नए CEO बन गए हैं। सोमबी शार्प UN महासभा में इन्हें यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। नतालिया वोडानोवा, इनको भी ध्यान रखना, रशियन सुपर मॉडल हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर बनी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्विटर के नए CEO कौन बन गए हैं? तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले जैक डॉर्सी ट्विटर के CEO थे। ट्विटर की बात कर लेते हैं। 21 मार्च 2006 को स्थापना, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक हैं जैक डॉर्सी के साथ 3 अन्य व्यक्ति, नोह ग्लास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने इनके संस्थापक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में RBI के हालिया दिशा निर्देश अनुसार 15 वर्ष के बाद निजी बैंकों के प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा कितनी है? तो 26% यानी कि 26% है। RBI ने निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए आंतरिक समूह का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता श्री मोहन यादव ने की थी।
इस कार्य समिति द्वारा आरबीआई से की गई सिफारिशें, जैसे कि 15 से जो प्रमोटर रहे हैं, यानी कि 15 वर्षों से अधिक जो प्रमोटर रहे हैं, उनकी शेयर पूंजी को 15% से 26% तक कर दिया जाए। और दूसरा है कि कोई नया जो यूनिवर्सल बैंक खोलना चाहता है, मतलब कि कोई नई बैंक खुलनी चाहती है, तो शुरुआती पेड अप जो वोटिंग सिक्योरिटी शेयर है, उसकी पूंजी 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक कर दी जाए। तो ये दो मुख्य मांगे यहाँ सिफारिश की गई है इस समिति के द्वारा। बाकी आरबीआई की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके गवर्नर 25वें क्रम के शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का जो वृक्ष जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो कौन सा होता है? ताड़ का वृक्ष, यानी कि पलम ट्री। पशु कौन सा है रिजर्व बैंक का, जो उस पर फोटो बना होता है? तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। इसी के साथ आरबीआई के कुछ और आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के अनुसार यदि एटीएम में, अभी हाल ही में आरबीआई ने एक निर्देश जारी किए हैं कि यदि एटीएम में कैश खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में बैंकों पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। विलम विमल जालन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। इनकी एक बुक आई थी द इंडियन स्टोरी नामक, जो बुक आई है वो काफ़ी चर्चा में रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। उर्जित पटेल, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक इनकी बुक आई थी, ये भी काफ़ी चर्चा में रही है, पार्ट बनती है एग्जाम का। विरल आचार्य, ये डिप्टी गवर्नर रहे हैं पूर्व आरबीआई के। और क्वेट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंसिबल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक इनकी पुस्तक आई थी, ये भी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो आप याद रखेंगे। इसी के साथ वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनके नाम याद रखने कौन कौन है? एम राजेश्वर राव, एम के जैन, माइकल देव व्रत पात्रा और टी रविशंकर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो संजय दत्त बन गए हैं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य के प्रचार के लिए, अपने राज्य के जो पर्यटन स्थल हैं उनके प्रचार के लिए संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। जबकि अरुणाचल प्रदेश ने ही राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ। इसकी राजधानी ईटानगर है। वर्तमान में सीएम है पेमा खांडू, बीजेपी के हैं। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट लगता है वो देखने की चीज़ है। यहाँ असम या गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है, या तो आप असम हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं या गुवाहाटी हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं। ये यहाँ लगता है। इसकी खंडपीठ यहाँ पे काम करती है। खुद का इस राज्य का कोई हाई कोर्ट नहीं है। विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। इसके अलावा कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ जो चर्चा में है, एग्जाम का पार्ट बनते हैं या बनेंगे। सोनू सूद पंजाब के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सलमान खान अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र ने कोविड-19 टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। अक्षय कुमार माई लैब, एक बायोटेक्निकल कंपनी है माई लैब, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मनोज वाजपेयी फ्लोलेज बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रियलमी के एल राहुल हैं, क्रिकेटर हैं, इन्हें रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा ये टाटा AIL इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इम्तियाज़ अली भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे।
फायर बोल्ट, विराट कोहली को अपना फायर बोल्ट जो कंपनी है उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रानी रामपाल और स्मृति मत्थाना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। मीराबाई चानू एमवे इंडिया और एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसी के साथ एमवे से याद रखना अमिताभ बच्चन एमवे इंडिया और क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीए के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर सिंह क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में कॉइन स्विच कुबेर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसी के साथ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंगना रनौत उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी। मैक्सन कार्लसन नंबर 1 के चेस प्लेयर हैं वर्ल्ड में और मास्टर कार्ड है उसके ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीत ली है? तो सौरभ घोषाल ने जीत ली है। तो हाल ही में मलेशिया में संपन्न हुई मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 सौरभ घोषाल ने जीत ली है और यह चैंपियनशिप जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। इन्होंने कोलंबिया की मिगवेल रोड्रिगेज को इस चैंपियनशिप में हराया था, फाइनल मुकाबले में हराया था। और वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? ये तो आइफा अजमान ने, जो कि मलेशिया की ही एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। मलेशिया स्क्वैश ओपन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1975 से की जा रही है, मतलब इसको आयोजित किया जा रहा है 1975 से, स्थापना 1975 में हो गई है। हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया है। 2020 में कोविड-19 के कारण कोई भी इसका आयोजन नहीं किया गया था, यानी कि कहने का मतलब है 1975 के बाद में 2020 तक ये लगातार चला था, 19 तक, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से कोई इसका आयोजन नहीं किया गया। मलेशिया की बात कर लेते हैं। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का हेडक्वार्टर भी आपका कोलालमपुर में ही है। मुद्रा रिंगीत है और वर्तमान में यहाँ के पीएम है महाथिर बिन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने की तैयारी कर ली है? तो दक्षिण कोरिया होगा आपका। तो दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाएगा, ये इसने घोषणा की है। क्यों बनाएगा? कि हाल ही में बढ़ते जल स्तर और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचने हेतु दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर निर्मित करेगा। ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह दक्षिण कोरिया के बुसान शहर के तट पर बनाया जाएगा। ये याद रखना कि दक्षिण कोरिया में कहाँ बनेगा? तो बुसान जो शहर है उसके तट पर बनेगा, समुद्री तट पर बनेगा। यह शहर कई कृत्रिम द्वीपों से मिलकर बनेगा और सुनामी, बाढ़ जैसे और श्रेणी 5 के तूफान, इनको सहन करने हेतु इसको डिजाइन किया गया है। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं। सियोल इसकी राजधानी है। मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन, यानी कि दक्षिण कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति हैं मून जे इन, याद रखना है। इसी क्वेश्चन को जोड़कर आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। दुनिया का पहला जो ऊर्जा द्वीप है वो डेनमार्क ने स्थापित किया है और डेनमार्क की राजधानी जो कोपनहेगन है, उसकी राजधानी को बढ़ते जल स्तर से डूबने से बचाने के लिए, मतलब कि जो समुद्र का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है बर्फ़ पिघलने से, जिसके कारण जो वहाँ की राजधानी है कोपनहेगन, उसमें बाढ़ जैसे हालात हैं, वो डूबने के कगार पर है। तो उससे बचाने के लिए एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाया जा रहा है जो 2070 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है गाइस, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। ये जो ऊर्जा द्वीप अभी मैंने आपको बताया था डेनमार्क का, ये तैरता हुआ ऊर्जा द्वीप है। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल नामजाव नेशनल पार्क है, मणिपुर भारत के अंदर है।
लोकटक झील के ऊपर है। गाइस, दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर प्लांट किस देश ने अभी लॉन्च किया था? दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर प्लांट, ये आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में उत्तर तो मैं बता ही दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने IPL इंडिया जर्नलिज्म अवार्ड जीत लिया है? तो लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्रा ने ये जीत लिया है। जो ये अवार्ड है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उसका कार्यों के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 संयुक्त रूप से NDTV की श्रीनिवासन जैन और मरियप्पन अलावी, इन्हीं के साथ में द वीक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश ने जीत लिया है। यानी कि इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसी से कुछ प्रेस जो अवार्ड हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि यूनेस्को गुइल रेमो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021, ये जीता था आपकी मारिया रेसो, जो कोलंबियाई पत्रकार हैं। एक इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, ये आपको याद रखना है, 3 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस नंबर पर रहा था? 142वें नंबर पर रहा था, जबकि शीर्ष पर कौन सा देश था? नॉर्वे। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप ने स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 जीत लिया है? तो गाइस, ये जीत लिया है आपका केरल ने। तो इन पुरस्कारों की घोषणा नीति आयोग के जो CEO हैं अभी अमिताभ कांत, उनके द्वारा की गई थी। और यह पुरस्कार मुंह में प्री कैंसर घावों का पता लगाने के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस ओरल स्कैन को विकसित किया था, जिसकी वजह से ये इसे दिया गया है। तो देखिए, केरल राज्य का एक चिकित्साई स्टार्टअप है जिसका नाम है आस्कन मेडिटेक। इसने चिकित्सा उपकरण श्रेणी में यह अवार्ड जीत लिया है। सास्कन मेडिटेक एक चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। इसने ही अंजनी मार्वेस्कर एक्यूलिसिव इनोवेंस अवार्ड भी जीत लिया है 2021 का, याद रखेंगे। बाकी केरल की बात कर लेते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी आपका यहीं पर है, और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी आपका तिरुवनंतपुरम में ही है। CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीट यहाँ से 20 हैं, राज्यसभा की 9 हैं, जबकि विधानसभा की 140 सीट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ केरल से कुछ अन्य बातें कर लेते हैं। भारत का जो मसालों का बाग बोला जाता है वो आपके केरल को ही बोला जाता है। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये आपका केरल में स्थापित होगा। देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये केरल में स्थापित होगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये आपका केरल में परियोजना शुरू हुई थी। गौरी अम्मा केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री हैं, याद रखना है। केरल की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी? बीना जॉर्ज, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ये आपका जो किस नाम से जाना जाएगा? सागर रेखा के नाम से, ये आपका केरल में स्थापित होगा। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में ही बना है। इसी के साथ केरल के जो कोझिकोड नामक एक जगह है वहाँ भारत का पहला जेंडर पार्क भी बनाया जाएगा। केरल के अल्लापुंछा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय भी आपका यहीं पर बनाया जाएगा। इसी के साथ देश में पूर्ण डिजिटल क्लास शुरू करने वाला राज्य आपका केरल ही है। यहाँ की कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं, जैसे कि 1 स्कूल 1 IAS योजना, स्कैन PDA मोबाइल ऐप लॉन्च किया था केरल ने, और नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है ये आपका किसी ने शुरू किया था एक प्लेटफॉर्म के रूप में।
मकर विलक्कर नामक जो त्योहार है वो आपका केरल में ही मनाया जाता है। लोक नृत्य आपके कथकली और मोहिनीअट्टम में। और शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली ये आपकी केरल में देखने को मिलती है नेशनल पार्क के रूप में। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, ये सब आपके केरल के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है नागालैंड। तो गाइस नागालैंड ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपराधों से बचाने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और नागालैंड के पुलिस डीजीपी टी जोंग लोंग कुमर, इन्होंने 29 नवंबर को कोहिमा के जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ से ये ऐप लॉन्च किया है। नागालैंड की बात कर लेते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट एक स्मार्ट क्लिक के साथ ही आपको आपकी लोकेशन को और आपको दोनों को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जोड़ देगी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इनको अतिरिक्त भार दे रखा है नागालैंड का, बल्कि ये असम के राज्यपाल हैं। हाल ही में नागालैंड में वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। नागालैंड ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है। और नागालैंड के कोहिमा में भारत का 61वां प्रौद्योगिकी पार्क खुलेगा। उद्घाटनकर्ता इसके अभी राजीव चंद्रा शेखर थे, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नागालैंड की खीरा और एक खीरा ककड़ी है जिसको जीआई टैग मिला था। इसी के साथ ही नुकुल फोम नागालैंड के हैं। इन्हें हाल ही में वीकली अवार्ड 2021 मिला था। इन्हें ग्रीन ऑस्कर, जो ये अवार्ड है इसे वीकली अवार्ड 2021, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह अवार्ड मयूर फॉल्कन के संरक्षण हेतु दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता देते हैं नागालैंड ही आपका 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2022 में। और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में नागालैंड के कोहिमा में ही जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है उसका आयोजन संपन्न हुआ था, ताकि पूर्वोत्तर भारत है उसके जो उद्योग है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कपड़ा उद्योग, छोटे जो उद्योग हैं उनकी लोकप्रियता विश्व में बनाई जाए। और इसी के साथ वर्तमान में बता देते हैं 12 ज़िले हैं यहाँ पे, और विधानसभा सीट 60 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट भी यहाँ से 1 है। दोस्तों हमारी इस एजुकेशनल वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके डेली करंट अफेयर के पोर्शन से काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।